गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट वीडियो आपके पास पहुंचा होगा उसमें हम चर्चा कर रहे थे जनसंख्या के बारे में, और जनसंख्या के अंदर भी हमने जो चर्चा की थी वो जनसंख्या वितरण के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। और उसके अंदर भी हमने आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया था कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, विश्व के कौन कौन से भागों में जनसंख्या का फैलाव कम पाया जाता है या ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जनसंख्या वितरण या फैलाव की जो प्रक्रिया थी बच्चों, उसके आधार पर संपूर्ण विश्व में जो विषमताएं देखने को मिलती हैं, प्रादेशिक आधार पर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन सभी भिन्नताओं को आधार मानकर हमारे विश्व को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हमारी चर्चा होने वाली है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व या वितरण वाले क्षेत्र, अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे भाग दोस्तों जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या का वितरण पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या फैलाव की स्थिति होती है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। और अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या मिलने के कारण एक ही क्षेत्र के अंदर प्रति इकाई क्षेत्र में जो निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र बच्चों जहाँ पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करते हैं, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करते हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों को अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों को अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। और ऐसे क्षेत्र जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से विश्व के सबसे समृद्ध या सबसे सघन आबाद प्रदेशों के रूप में शामिल किए जाते हैं। अब विश्व में ऐसे क्षेत्र होने वाले हैं, वो कौन कौन से होने वाले हैं, कहाँ ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ अधिक घनत्व मिलेगा उसके पीछे बहुत सारी दशाओं की अनुकूलता जुड़ी हुई होती है। जहाँ पर मानवीय निवास के लिए जो आदर्श दशाएं पाई जाती हैं उनकी अनुकूलता हमें देखने को मिलती, वहाँ पे मनुष्य ज़्यादा रहना चाहता है। तो अनुकूलताओं के अंदर क्या होता था, जलवायु संबंधी अनुकूलता, जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, न तो ज़्यादा ठंड होनी चाहिए न ही ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, तापमान अधिक भी नहीं होना चाहिए, तापमान कम भी नहीं होना चाहिए, बरसात ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बरसात कम भी नहीं होनी चाहिए। धरातल कैसा होना, समतल भूभाग होना चाहिए। विश्व के जो मैदानी भाग हैं वो इसी कारण अधिक जन घनत्व की स्थिति को दर्शाते हैं, क्योंकि वहाँ पर समतल भूखंड पाया जाता है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के रूप में वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो समतल मैदानी भाग, उपजाऊ जो मिट्टी वाले भाग होते हैं वो, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र, सिंचाई की सुविधा की उपलब्धता वाले क्षेत्र, खनिजों की संपन्नता वाले क्षेत्र, कृषि की प्रधानता वाले क्षेत्र, और साथ साथ में औद्योगिक दृष्टिकोण से जो विकसित क्षेत्र होते हैं बच्चों, उनमें सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या का फैलाव मिलता है। और सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या का फैलाव मिलने के कारण ही ऐसे क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व की स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब विश्व के अंदर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं बच्चों। देखो, एक तो है पूर्वी एशिया, हमने पहले ही चर्चा की थी पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया के अंदर जो हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया।
और एक आ गया दक्षिण एशिया। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। साथ साथ में मध्यवर्ती और पश्चिमी यूरोप वाला जो भाग है वो भी इसी क्राइटेरिया के अंदर शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती और पश्चिमी यूरोप वाला भाग और उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। ठीक है, तो बच्चों ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व हमें 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? ये जो आप पूर्वी एशिया देख रहे हैं, चीन है, जापान है, कोरिया वाला भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया देख रहे हैं, हम देखेंगे सिकंद थाईलैंड आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, फिलीपींस आ जाएगा। दक्षिण एशिया के अंदर है भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान। इन सभी देशों की यदि स्थिति को मैप पर देखा जाए तो एक सामान्य सी चीज हमारे सामने निकल कर आती है। वो ये निकल कर आती है कि इनमें से अधिकांश क्षेत्रों का जो धरातल वो समतल धरातल है। नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भाग यहाँ पाए जाते हैं। उपजाऊ जलोढ़ मृदा की स्थिति इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। खनिजों के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्र माने जाते हैं। सिंचाई की यहाँ पर्याप्त सुविधा है, जल की यहाँ पर्याप्त उपलब्धता है, खाद्यान्न यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जलवायु यहाँ अनुकूल मिलती है। ऐसी समस्त दशाओं के कारण बच्चों इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का जो घनत्व है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है और इसी कारण इन क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व की स्थिति हमारे सामने उभर कर आती है। एशिया के जो समुद्र तटीय भाग वो भी इसी क्राइटेरिया में आते हैं जलवायु की अनुकूलता के कारण। अफ्रीका के जो तटीय भाग है वो भी इसी क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं संसाधनों की संपन्नता के कारण। तो इन सभी क्षेत्रों में अधिक आदर्श दशाएं मिलने के कारण मानव के लिए जो अनुकूल दशाएं होती है उनकी प्रधानता के कारण यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है और इसी कारण इन्हें जनसंख्या वितरण और फैलाव के दृष्टिकोण से अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी, ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो अत्यधिक तो नहीं मिलता लेकिन अधिक जरूर पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। और यहाँ जो क्राइटेरिया होने वाला बच्चों क्या होने वाला है, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, उन क्षेत्रों को अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या का वितरण और फैलाव सामान्य स्वरूप को प्रदर्शित करता है और जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच देखने को मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों को बच्चों क्या कहा जाता है, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब विश्व में ऐसी स्थितियां कहाँ देखने को मिलेंगी जहां हमें अधिक जन घनत्व की स्थिति परिदृशित होगी या परिलक्षित होगी। तो चलते हैं बच्चों, विश्व में जो अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहां का जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, उसके अंदर मुख्य रूप से दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी यूरोप वाला जो भाग है, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो यूरोप वाला भाग है वहां पर हमें ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। कैसी स्थिति? अधिक जन घनत्व की स्थिति हमें देखने को मिलती है। साथ साथ में आप देखेंगे बच्चों जो उत्तरी अमेरिका है उसका मध्यवर्ती भाग किसका मध्यवर्ती भाग है? उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग है वहां भी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। मध्यवर्ती जो भारत है बच्चों उसमें भी हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। मध्यवर्ती भारत के साथ साथ में उत्तरी पश्चिमी जो चीन है वहां भी हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है।
और साथ साथ में जो अफ्रीका के जो तटीय भाग हैं, उन अफ्रीका के तटीय भागों में भी हमें किसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो 100 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच देखने को मिलता है। तो ये सारे जो एरिया होंगे इनको बच्चों किसकी श्रेणी में शामिल करने वाले हैं? अधिक जन घनत्व की श्रेणी में शामिल करने वाले हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो यूरोप है उसका अधिकांश भाग शामिल होने वाला है। मध्यवर्ती भाग शामिल होने वाला है किसका? उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका मध्यवर्ती भाग शामिल होने वाला है। मध्यवर्ती भारत जो इसमें शामिल होगा, उत्तरी पश्चिम जो चीन है वो भी इसी में शामिल हो जाएगा, अफ्रीका के जो तटीय भाग है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और साथ साथ में जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है बच्चों वो भी इसी की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में भी मानव निवास के लिए अनुकूल दशाएं तो मिलती हैं, लेकिन उतनी अनुकूल नहीं मिलती जितनी कहाँ मिल रही थी? इन क्षेत्रों के रूप में मिल रही थी। तो इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा कम हमें देखने को मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में चलते हैं। सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्रों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारी चर्चा होने वाली है सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। तीसरा जो पार्टीशन माना गया है इसके अनुसार जनसंख्या वितरण घनत्व की प्रक्रिया के आधार पर तीसरा भाग है। पहला अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा हम देखेंगे अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, और तीसरा सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र बच्चों जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, उन सभी क्षेत्रों को सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। एक बार वापस रिपीट करते हैं। विश्व के ऐसे सभी क्षेत्र, ऐसे सभी देश जिनमें जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, उन सभी क्षेत्रों को सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जिनमें न तो बहुत अधिक अनुकूलताएं मिलती हैं और न ही उनमें बहुत अधिक प्रतिकूलताएं मिलती हैं, तो अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं की सामान्य स्थिति देखने को मिलती है, संक्रामक स्थिति देखने को मिलती है, और इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या न तो बहुत ज़्यादा निवास करती है और न ही यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। तो एक मध्यस्थ स्थिति जो देखने को मिलती है मानव निवास के लिए जो दशाएं मानी गई हैं, उन दशाओं की जो मध्यस्थ स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसी कारण यहाँ पे बच्चों सामान्य जनसंख्या घनत्व का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे क्षेत्रों में विश्व के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उनके अंदर यदि हम चर्चा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर अस्थायी कृषि की जाती है, आज भी जहाँ पर अस्थायी कृषि होती है उन क्षेत्रों को इसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। अस्थायी कृषि के जो क्षेत्र होने वाले वो इसी में आने वाले हैं। साथ साथ में आप देखेंगे बच्चों जहाँ पर पशु चारण की प्रक्रिया की जा रही है वर्तमान में, वो क्षेत्र भी किसमें आने वाले हैं? उसी में आने वाले। इसके साथ साथ में जहाँ पर वाणिज्य की प्रक्रिया की जा रही है उन क्षेत्रों को किसमें शामिल किया गया? बच्चों क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो एशिया वाला भाग है और एशिया वाले के साथ साथ में अफ्रीका वाला भाग है, और अफ्रीका के साथ साथ में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो भाग क्षेत्र आते हैं, उन भाग क्षेत्रों वाले भागों को भी इसमें शामिल किया जाता है सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में ही शामिल किया जाता है। अब अस्थायी कृषि का मतलब है जहाँ के लोग आज भी स्थान बदल बदल कर खेती करने का कार्य करते हैं, स्थायी रूप से बसे नहीं है। तो जिसको हम बोलते हैं झूमिंग कृषि या स्लैश और बर्निंग कृषि के नाम से जानते हैं, तो वो जो कृषि होती है अस्थायी कृषि कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो ऐसी कृषि जहाँ भी की जाएगी वहाँ सामान्य जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ आज भी पशुपालन या पशुचारण की प्रक्रिया की जाती है, जनजातियों के द्वारा पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने चराने की प्रक्रिया की जाती है,
लोगों के द्वारा मौसमी प्रवास किया जाता है, ट्रांस मूवमेंट की जो प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, ऐसे सभी पशु चारण वाले क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या घनत्व की स्थिति हमें देखने को मिलने वाली। अब चाहे उसमें हम अरब के बद्दुओं की चर्चा कर लें या फिर हमारे भारत में रहने वाले जो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, भूटिया हैं, इनकी चर्चा कर लें, तो ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पशुचारण की प्रक्रिया के कारण जनसंख्या का घनत्व न तो ज़्यादा अधिक हो पाए और न ही कम देखने को मिलता है। तो वानिकी की प्रक्रिया जहाँ हो रही है, जहाँ वर्तमान में कृषि वानिकी हो रही है, वनों का विकास किया जा रहा है, बागानों का विकास किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व सामान्य देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एशिया के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, एशिया और यूरोप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं स्टेपीज के रूप में, तो स्टेपीज वाला क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज वाला क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर लानोज, कंपाज और पंपाज वाला क्षेत्र है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो वेल्डस घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानी भागों में भी जनसंख्या कम निवास करती है। इसी कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच देखने को मिलता है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों को सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब चौथा जो पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। कम जनसंख्या घनत्व वाले ऐसी स्थिति जहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है, कम जन घनत्व वाले क्षेत्र। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे क्षेत्र कौन से होने वाले हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है बच्चों, उन क्षेत्रों को कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच देखने को मिलता है, तो ऐसे क्षेत्रों को कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया। अब ऐसे क्षेत्र कौन से होने वाले, यानी जहां पर दशाएं मानवीय निवास के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है, लगभग प्रतिकूल सी स्थिति को दर्शाने लगे। तो उष्ण कटिबंधीय जो भाग हैं, हम चाहे सूडान का जो दलदली क्षेत्र है, दलदली भाग सूडान की चर्चा करें, या फिर हम लीबिया की चर्चा करें, या फिर हम मालागास्कर की चर्चा करें, या फिर हम पश्चिमी साइबेरिया की चर्चा करें, और या फिर जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी तटीय जो देश हैं, उनकी चर्चा करें, तो बच्चों इन क्षेत्रों में इतनी अधिक अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती कि जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा हो सके। इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो हमें कम देखने को मिलता है। तो 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले जो विश्व के क्षेत्र हैं, उन्हें जनसंख्या घनत्व के इस प्रारूप के अंदर, यानी कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और हम चलते अंतिम जो बिंदु है वो क्या है, प्राय जनविहीन क्षेत्र। प्राय जनविहीन क्षेत्र यानी कि बच्चों ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या लगभग देखने को ही नहीं मिलती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, विश्व के ऐसे क्षेत्रों को प्राय जनविहीन क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। अब ऐसे क्षेत्र कौन से होने वाले हैं? ऐसे क्षेत्र वो क्षेत्र होने वाले हैं जहां पर मानवीय निवास के लिए जो दशाएं हैं वो बहुत अधिक प्रतिकूल मिलती हैं, जहां पर अत्यधिक प्रतिकूल दशाओं के कारण मनुष्य रहना ही नहीं चाहता है। तो मानवीय निवास के दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रतिकूलताओं वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का जो फैलाव है या बसाव न के बराबर पाया जाता है। तो ऐसे बिना बसे हुए भागों को या जनसंख्या की अत्यधिक न्यूनता वाले भागों को प्राय जनविहीन क्षेत्रों के नाम से या निर्जन क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। अब विश्व में ऐसे भाग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। विश्व के ऐसे क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, सतत हिमाच्छादित प्रदेश जहाँ पर बहुत ठंडी जलवायु पाई जाती है, शीत जलवायु पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या नहीं रहना चाहिए। तो विश्व के जो टुंड्रा प्रदेश हैं उसमें ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब वो चाहे उत्तरी साइबेरिया की चर्चा कर रहे हो, ग्रीनलैंड की चर्चा कर रहे हो, अलास्का की चर्चा कर रहे हो,
या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप की चर्चा कर रहे हो, ये ऐसे ठंडे भाग हैं जहां वर्ष में तापमान 0 डिग्री से नीचे बना रहता है और सतत हिमाच्छादन की स्थिति देखने को मिलती है। इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या न के बराबर है। ये जरूर है कि टुंड्रा प्रदेश के अंदर एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन वो न के बराबर है। किसी क्षेत्र में मिलेगा नहीं, बाकी का क्षेत्र पूरा फैलाव मिलेगा। और जो पूरे एरिया के हिसाब से भी हम डाटा निकालें तो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी घनत्व निकल कर नहीं आने वाला है। दूसरा, विश्व के जो ऊंचे पर्वतीय भाग है, ऊंचे पर्वतीय भागों में समतल धरातल नहीं होता, उबड़ खाबड़ भूमि होती है, कृषि के लिए जमीन नहीं होती, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता, तो ऐसी विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या नहीं बसना चाहती। तो जितने भी पर्वतीय भाग है, हिमालय पर्वतीय, रॉकीज, एंडीज, एल्बुर्ज है, जैग्रोस है, पॉन्टिंग, टॉरस, काकेसस, कार्पेथियन, डिनेराइड, एपिनाइड, जितने भी आप देखते हैं एटलस वगैरह सारे, ये सारे पर्वतीय भाग ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या का वितरण बहुत कम देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पर विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। ये अलग बात है कि कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो पर्वतीय भाग तो हैं लेकिन खनिजों की प्रधानता हो गई तो कुछ क्षेत्र के अंदर जनसंख्या बढ़ सकती है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में जब जनसंख्या घनत्व हम निकालेंगे तो वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम आने वाला है। ठीक है। तीसरा जो इसमें शामिल किया जाता है प्राय जनविहीन क्षेत्रों के अंदर विश्व के जो अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं, जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है, तो विश्व के जो उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय भाग आते हैं बच्चों, वो भी प्राय जनविहीन क्षेत्रों की श्रेणी में ही शामिल किए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 5 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, किसी भी प्रकार की घास या वनस्पति का प्रारूप देखने को नहीं मिलता। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या न के सहारा है, कालाहारी वाला जो भाग है, अरब का मरुस्थल है, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। और इसी के अंदर जो चौथा पॉइंट शामिल किया गया बच्चों, अत्यधिक वर्षा वाले विश्व के अंदर जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के दोनों और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पर अत्यधिक सघन बरसात होती है, रोजाना बरसात होती है, वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन विकसित हो जाते हैं, धरातल पर पानी ही पानी भरा रहता है, बहुत सारी अत्यधिक आर्द्रता के कारण बहुत सारे जहरीले मच्छर मक्खियां उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में बच्चों जनसंख्या निवास नहीं करना चाहती और परिणाम ये होता है कि विश्व के जो भूमध्य रेखीय भाग हैं उनमें भी जनसंख्या का घनत्व हमें एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम देखने को मिलता है। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जो प्राय जनविहीन क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से निर्जन क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूरे विश्व को कौन कौन से भागों में बांटा गया है और उनके अंदर कौन कौन से देश या राष्ट्रों के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं और जनसंख्या घनत्व की स्थिति किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर, बसाव के आधार पर ये जो हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।